नमस्कार, इंडिया स्पीक्स दिल्ली से मैं मनीषा। और YouTube लाइव पे आज जिन मुद्दों पर हम बात करेंगे उन मुद्दों में सबसे पहला मुद्दा जो है वो है बंगाल से जुड़ा हुआ। मेरे सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ हैं संदीप देव जी। नमस्कार संदीप जी। संदीप जी को आप सभी लोग जानते हैं, इंडिया स्पीक्स दिल्ली के एडिटर इन चीफ हैं और बहुत गहरी पकड़ रखते हैं राजनीति पर, बहुत सारे विषयों पर जिन पर हम चर्चा करते हैं। संदीप जी, सबसे पहले बंगाल से मैंने कहा जो सवाल है मेरा वो ये है कि बंगाल जो है वो एक तरह से नक्सलवाद जो है उसका एक चेहरा सा पूरी तरह से बन गया है। और स्पेशली ये नक्सलवाद खास तौर से बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए ऐसा लगता है कि जैसे काम कर रहा है, क्योंकि आए दिन बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और विभत्स तरीके से हत्याएं की जा रही हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नमस्ते मनीषा जी। आपने नक्सलवाद नहीं है लेकिन उनका तरीका शायद आपने उसको लेकर आपने कहा कि जिस तरह से वो नृशंसता पूर्वक हत्या कर रहे हैं तृणमूल का कांग्रेस के कार्यकर्ता, भाजपा कार्यकर्ताओं का, वो तरीका नक्सलियों का तरीका है। सूली पे लटका दिया जा रहा है क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ता भाजपा से न जुड़ पाए। पुरलिया में जो आप देखेंगे, पुरलिया में अभी 2 घटनाएं क्यों हुई। पहले त्रिलोचन महतो को मार के लटकाया गया और उसके टी शर्ट पे लिखा गया कि भाजपा के लिए अगर काम करोगे तो यही हाल होगा। फिर आज कल दुलाल कुमार को किया गया। अब थोड़ी भाजपा में चेतना जगी है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, ट्वीट किया है, कल आंदोलन निकला है। वहां जो है असल में जो अभी जो चुनाव हुए थे पंचायत के, उसमें पुरलिया क्षेत्र में भाजपा ने अच्छी घुसपैठ की और भाजपा बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने में सक्षम रही। इसको लेकर कहीं न कहीं तृणमूल में और ममता बनर्जी में बेचैनी है। इसलिए चूंकि वो लोकतंत्र का मुकाबला लोकतंत्र से नहीं कर सकते, इसलिए वो लोकतंत्र का मुकाबला गणतंत्र से कर रहे हैं। गणतंत्र मतलब बंदूक तंत्र से। और इसलिए वहां के लोगों को मारकर लटकाया जा रहा है ताकि लोग डर जाएं, भाजपा के समर्थन में न आए। जी, बाकायदा उनके पीछे कोट लिख करके छोड़ रहे हैं। कोट लिख के छोड़ रहे हैं। मतलब बंगाल में है कि लोकतंत्र को सूली पे लटका दिया गया है। मैं इसमें एक बात और कहूंगा कि जो भाजपा है, केंद्र में उनकी सरकार है, ये ठीक है कि हो सकता है कि वो भाजपा ये सोच रही हो कि विपक्षी एकता है, उन पे सवाल उठेंगे, कोर्ट उनकी मदद करे या ना, कोर्ट उनके फैसले को एग्री करे ना करे। लेकिन तत्काल प्रभाव से राज्यपाल से मिलकर बंगाल में राष्ट्रपति शासन एकमात्र विकल्प है और इसकी मांग भाजपा को करनी चाहिए। और केंद्र सरकार राष्ट्रपति से कहे, राज्यपाल अपनी संस्तुति जो है राष्ट्रपति को भेजे और केंद्र की संस्तुति पे इस पे तत्काल बंगाल की सरकार को बर्खास्त करने की जरूरत है। लोकतंत्र का गला दबा रखा है वहां। आपने पंचायत चुनाव में देखा कि किस तरह से वहां बैलेट पेपर लूटे गए। इसीलिए इनको ईवीएम नहीं चाहिए, क्योंकि इनको ठप्पा मारने वाला ये लूट तंत्र को आगे बढ़ा रहे हैं, खूटी तंत्र, फांसी तंत्र को आगे बढ़ा रहे हैं। ममता बनर्जी की जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। वो पॉलिटिकली, जिसको हम क्रिश्चियन मिशनरीज में देखते हैं कि महिलाओं को डायन की सजा दी गई है, पॉलिटिकली भाजपा कार्यकर्ताओं और लोकतंत्र समर्थक लोगों के लिए मैं साफ शब्दों में कहूंगा, ममता बनर्जी एक डायन बनती जा रही है। क्योंकि जिस तरह से हालात बंगाल के बिगड़ चुके हैं, उसके बाद राष्ट्रपति शासन के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। ये आपने बिल्कुल साफ तौर पर कहा। अब अगर बंगाल के बाद बात करें, अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री में आए और वहां पर भी भ्रष्टाचार किस हद तक व्याप्त है इसकी बात करते हैं। अरबाज खान का नाम सुर्खियों में आ गया। सलमान खान तो बहुत फेमस है अपने एक्टिंग के लिए, और भी मुद्दों में वो फंसे रहे हैं जिस वजह से उनका नाम चर्चा में रहा। अब नाम आ गया है उनके अपने सगे भाई अरबाज खान का, वो भी आईपीएल में सट्टेबाजी से जुड़कर। और सिर्फ अभी ही नहीं, ये भी सामने आ रहा है कि 5-6 साल से वो जो है सट्टेबाजी में लिप्त है आईपीएल में। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं यहाँ एक कनेक्शन और आपको मैं बताऊं कि बंगाल में जो मुर्शिदाबाद है पूरा इलाका, जो नकली नोटों का पूरा कारोबार होता है, वो भी दाऊद इब्राहिम का कारोबार है पाकिस्तान थ्रू। और आज जो अरबाज खान पकड़े गए हैं वो भी दाऊद इब्राहिम के सटोरियों के साथ पकड़े गए हैं। भारत के काला धन के साम्राज्य को, जिसपे पीएम मोदी के बाद काफी रोक लगा है नोटबंदी के बाद, पूरे काला धन के साम्राज्य को दाऊद और पाकिस्तान के लोग हैंडल करते थे। बॉलीवुड का जो सबसे बड़ा काला चेहरा है वो अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है।
बॉलीवुड में वही होता है जो अंडरवर्ल्ड के पास जो प्यादे हैं वो कुछ सेट करते हैं जी। साफ जाहिर हुआ, पहले सलमान खान का भी नाम आया था, संजय दत्त का नाम आया था, अनिल कपूर का फोटो सबने देखा है दाऊद के साथ जी। ये जो बॉलीवुड का काला चेहरा है, जो हमारे आपके मेहनत से 100,000 500 हम लोग अपना टिकट दे के फिल्म देखने जाते हैं, ये असल में वो बॉलीवुड के उस काले साम्राज्य को कहीं कहीं हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अरबाज खान बॉलीवुड के उसी काले साम्राज्य का एक प्रतिनिधि है और वो सट्टाबाजी में, क्रिकेट के सट्टाबाजी में, जहां आप क्रिकेट मैच को हार जीत के पड़े एंजॉय करने के लिए देखने जाते हो, टिकट लेके देखने जाते हो, इसे ये लोग सट्टा से सेट कर रहे थे और ये आज पकड़ाया है कि चूंकि सट्टेबाजी में 3 करोड़ रुपए हार गया था, 2.5 करोड़ रुपए हार गया था, जिसकी वजह से उसने उसका जो दाऊद के गुर्गे के साथ खटपट हो रही थी। और एक बड़ी बात कहा कि अरबाज के घर वालों को ये पता था, इसलिए उसके मदर फादर समझा रहे थे, कह रहा था भाई भी समझा रहे थे, लेकिन वो नहीं मान रहा था। बड़ी बात यह है कि दाऊद के गुर्गे हर जगह सेट है। आज वो ममता बनर्जी भी मुर्शिदाबाद में जब नोटबंदी हुई तो मुर्शिदाबाद के लिए ही वो चिल्ला रही थी। भारत का सबसे बड़ा जो आप कहीं कंटेनर जो जहां नकली नोटों का उतरता है था वो मुर्शिदाबाद ही था। और यहाँ आपने बॉलीवुड देखा, चेहरे अलग अलग हैं, विचारधाराएं अलग अलग है, क्षेत्र अलग अलग है, कोई पॉलिटिक्स का कोई बॉलीवुड है, लेकिन काला साम्राज्य सब जगह एक है। काला साम्राज्य अपना काम पैसे बनाने के लिए कर रहा है और सारे नियम कानूनों को तोड़कर कर रहा है। वो बंगाल में ममता बनर्जी के रूप में हो, शारदा चिटफंड आपने देखा, मुर्शिदाबाद का इशू, मालदा और मुर्शिदाबाद दोनों जगह हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं और दोनों जगह काले धन और नकली नोटों का वो पूरा एक आप कहिए कि वो पोर्ट है एक तरह से, और जो खत्म हुआ है नोटबंदी के बाद, जिसकी वजह से ममता बनर्जी बहुत चिल्ला रही थी, बौखलाहट थी। और यहाँ आपने नोट देखा अरबाज खान का को वो खुद स्वीकार कर रहा है कि दाऊद के गुर्गे के साथ मिलकर सट्टेबाजी कर रहा था। तो हमारे देश में सिस्टम इतना सड़ गल चुका है कि जिसमें काले धन, काले साम्राज्य का बहुत बड़ा हाथ है जो हमको आपको नहीं दिखता है। जी, और उस पर लगाम लगाने का ही एक प्रयास था। प्रधानमंत्री मोदी ने जो है वो डिमोनेटाइजेशन जो किया और उस पर और भी कड़े निर्णय लिए जाने चाहिए भविष्य में, ऐसा लगता है जरूर। अब अगर बात बॉलीवुड से निकलकर एक और मुद्दे की जाए, हम अक्सर जो है राहुल गांधी को चर्चा का विषय में बने रहते हैं वो, और बहुत सारी चीजें रहती हैं। फिलहाल वो इटली की यात्रा पर जो है उन्होंने घोषणा की थी कि अपनी माताजी यानी सोनिया गांधी के साथ इटली की यात्रा पर है। इस बीच क्या हो गया उसकी थोड़ी सी अपडेट मैं अपने दर्शकों को देती हूँ। इटली नहीं, उन्होंने कहा मैं विदेश जा रहा हूँ। जी, अब उस बीच हो सकता है इटली जाए या ना जाए, उनका अपना ही निर्णय होगा। सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार के बारे में एक बात सामने आई है और वो सलाहकार कोई और नहीं है अहमद पटेल, जो बहुत नजदीकी माने जाते हैं सोनिया गांधी के। उनका नाम आया है भ्रष्टाचार में। संदेशरा ग्रुप की 47 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है, जो कि उनके बहुत ही नियरेस्ट 4700 करोड़, जी 4700 करोड़ माफ कीजिएगा। और उस संपत्ति को जब्त करने के साथ साथ सिर्फ इतना ही नहीं और बाकी बहुत सारी कार्स हैं, 200 जो है वो बैंक अकाउंट्स जब्त किए गए, बहुत सारी महंगी गाड़ियां जब्त की गई हैं, 6.67 करोड़ मूल्य के शेयर जब्त किए गए हैं और 4000 एकड़ जमीन भी जब्त की गई है। और इतना सब कुछ अहमद पटेल के बेटे और दामाद का नाम आ रहा है। इस मनी लॉन्ड्रिंग में कार्रवाई की जा सकती है। ये सब चीजें जब आई हैं सामने, क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कुछ खबर नहीं? खबर है, मुझे लग रहा है उनको पहले खबर है, क्योंकि इन चीजों में एक बात और सामने आ रहा है कि जो संदेशरा ग्रुप है, ये गुजरात बेस्ड एक कंपनी है। संदेशरा ग्रुप वडोदरा बेस्ड कंपनी है और FIR जो रजिस्टर्ड हुए हैं लगातार, उसमें है कि काफी सारे IT अफसर, जो आयकर अधिकारी, पुलिस अधिकारी, CBI के हैं कुछ अधिकारी, पॉलिटिशियन, इन सबको वहां पेरोल पे रखा जाता था। इसमें एक CBI अधिकारी की संलिप्तता का भी पता चल रहा है। कहा जाता है कि CBI का एक बहुत बड़ा अधिकारी है जिसका बेटा इसी संदेशरा ग्रुप में काम कर रहा है। तो और ये भी माना जा रहा है कि उस CBI अधिकारी ने कागजों का पूरा पुलिंदा जो चिदम्बरम के खिलाफ जांच चल रहा था, वो चिदम्बरम के घर से मिला था उसी अधिकारी की वजह से। जो सुप्रीम कोर्ट में खुलना चाहिए था वो चिदम्बरम के बेडरूम में खुल रहा था। तो मैं इसको नहीं मानता कि सोनिया और राहुल तक ये बात नहीं पहुंची होगी।
क्योंकि जो संदेशरा ग्रुप का जो पूरा फैलाव है वो विदेश तक है, यूएई में है, अमेरिका में है, जहां राहुल गांधी कहते हैं कि मैं मदर के इलाज के लिए अमेरिका कहा जाता है। उसके बाद इटली के सिसिली है जहां से खुद सोनिया शायद आती है, वहां भी प्रॉपर्टीज का पता चला है, नाइजीरिया में पता चला है। तो इतना है कि सीबीआई जब चिदम्बरम जैसे व्यक्ति को, चिदम्बरम तो सोनिया के बाद ही आएंगे, तो जब उनको सब चीज पता चल जा रही है, जांच की पूरी प्रक्रिया, तो स्वाभाविक है सोनिया गांधी को तो पता चला गया होगा। तो माना ये जा रहा है कि अभी एक आए, क्योंकि आप देखेंगे कभी भी डॉक्टर्स आपको अगर जांच के लिए बुलाएगा, एक ड्यूरेशंस होते हैं 3 महीने 6 महीने, ये जब चाहती हैं उठती हैं और जांच के लिए चली जाती है। ऐसी कौन सी जांच चल रही है मुझे समझ में नहीं आता। भारत में उन्हें कोई भी हॉस्पिटल मामूली से मामूली जांच के लिए ठीक नहीं लगता। हाँ, बिल्कुल नहीं लगता। और पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना स्वास्थ्य जांच एम्स में कराया, रूटीन चेकअप जिसको बोलते हैं, जिसको राहुल गांधी ने लिखा मैं अपनी माँ के रूटीन चेकअप के लिए जा रहा हूँ। फिर अरुण जेटली, दो पावरफुल मिनिस्टर, सुषमा स्वराज जी, उनके किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ एम्स में। अरुण जेटली जी पावरफुल मिनिस्टर, वित्त मंत्री रहे, अभी उनका किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ एम्स में। ऐसी कौन सी बीमारी है? और एक बात और बताऊं कि ऐसा नहीं कि सोनिया को यहाँ के हेल्थ सिस्टम पे भरोसा नहीं है। कहा जाता है उनके दोनों बच्चे यहीं के गंगाराम अस्पताल में पैदा हुए हैं। तो आज ऐसा क्या हो गया कि उनको गंगाराम, एम्स, मेदांता किसी पर भरोसा नहीं है? वो पिछले 2011 से जब से काला धन का मुद्दा उठा है, वो लगातार विदेश यात्रा इसी तरह जो है। और अभी जब ईडी ने ये जब्त किया है तो एक अंदेशा जाता है, क्वेश्चन उठता है एज ए जर्नलिस्ट के नाते कि क्या किसी अधिकारी ने ये लीकेज पहले कर दी थी कि अब ईडी, क्योंकि एक बात और बता दूं, इसमें कहीं कोई ईमानदारी वाली बात नहीं है जो लीक हो रहा है। ईडी ने यहाँ छापा मार के अब ईडी विदेश की तरफ छापा, मतलब कह रही कि वहां उनकी संपत्ति को जब्त करेंगे। तो एक रूट मिल गया जो हमें लग रहा है कि जब तक ये कार्रवाई विदेश तक होगी तब तक सिसिली का वो प्रॉपर्टी कहीं इधर उधर खिसक जाएगा। इसलिए शायद प्रॉपर्टी को इधर उधर खिसकाने के लिए, क्योंकि ये संदिग्ध लोग हैं, अगर सुषमा स्वराज अपने ट्वीट पे कहती है कि आज मेरा किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ, तो सोनिया को ऐसी क्या बीमारी है जो आज तक छुपाए हुए हैं? जनता से तो शेयर कर ही सकती है और करने का अधिकार है, क्योंकि आपने 10 साल शासन किया, आप विपक्ष के भी नेता हैं, पहले सत्ता पक्षी नेता रहे। आप क्या बेटा बिना किसी सबूत के राफेल डील, सूट बूट बोलता है, आपके खिलाफ तो संदेह बन रहा है। इसलिए आपको क्लियर करना चाहिए कि आपको क्या बीमारी है। और आज आपका पॉलिटिकल एडवाइजर, जो पॉलिटिकल एडवाइजर बनने के तुरंत बाद गुजरात में दंगे हुए, ट्रेन जलाए गए, उस पॉलिटिकल एडवाइजर की पूरी फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, इसमें इन्वॉल्व पाई गई है। एफआईआर में नाम है, एफआईआर में जो अहमद पटेल हैं, अहमद पटेल, उनकी बेटी का नाम है मुमताज पटेल और उसके पति हैं इरफान सिद्दीकी। उस इरफान सिद्दीकी का नाम है कि उसने ये, और एफआईआर जो है इरफान सिद्दीकी के खिलाफ जो है, ये 30 अगस्त 2017 का है, पिछले साल का है एफआईआर, जिसमें उसमें कहा गया है कि उसने आईटी के अधिकारी हैं सुनील कुमार ओझा, डॉक्टर सुभाष चंद्रा, मानस शंकर राय, आईआरएस हैं, जो अरविंद केजरीवाल आईआरएस हैं, हाँ उस तरह का आईआरएस हैं वो, तो वो जो है उन सबको रिश्वत दी गई थी और रिश्वत जो है देने में इनका नाम आया था इरफान सिद्दीकी का। इसलिए कहीं ना कहीं अहमद पटेल की पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व है, बेटे का नाम आ चुका है। इसलिए माना ये जा रहा है कि पहली बार अहमद पटेल अगर पॉलिटिकल आप सिनारियो में देखेंगे और मीडिया के सिनारियो में, तो मीडिया के जितने बड़े संपादक हैं वो सोनिया तक 4 या 5 संपादक पहुंचते हैं। सोनिया तक पहुंच है सिर्फ राजीव शुक्ला की, जो अब सांसद हो गए, शेखर गुप्ता की, राजदीप सरदेसाई की और अरुण पुरी की, टीवी टुडे ग्रुप के जो है। और तबलीग ने अपनी किताब में लिखा है कि ये कुछ 5-6 पत्रकार के एडिटर से वो मिलती हैं, उनके साथ चाय गॉसिप करती हैं और ये उनके यहाँ से चले जाते हैं। तो वहां पर तो ये चर्चा बिल्कुल नहीं आ रही होगी, वहां नहीं आ रही होगी। और वहां जितने भी ये बाकी जर्नलिस्ट हैं
वो सब अहमद भाई, मैं जल्दी लंबे समय रहा हूँ, अहमद भाई का परिक्रमा लगाते थे। इसलिए अगर आप देखें कि गोयनका जी के नाम पर झूठ बोलने वाला इंडियन एक्सप्रेस का वर्तमान एडिटर राजकमल झा, इसने पीएम मोदी को क्या अपमान करने के लिए एक मंच से झूठ बोला गोयनका जी के नाम पे, और चूंकि झूठ पकड़ा ना जाए इसलिए उसने कहा कि ये गूगल या विकिपीडिया में नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं कह रहा हूं जैसे वो सच हो। आज इंडियन एक्सप्रेस ने इस पूरे रेड की खबर को छुपा लिया। आप मीडिया का देखिए, जो है मीडिया का भी दोगला रवैया है, बहुत सारे मीडिया छुपा रहा है। आप देखिए इसी टाइम्स ग्रुप में, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का टाइम्स नाउ के एडिटोरियल बोर्ड देखिए, टाइम्स नाउ के एडिटोरियल बोर्ड ने इसको एक्सपोज किया, बताया, शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल जवाब भी पूछे। लेकिन इसी टाइम्स ग्रुप का नवभारत टाइम्स ने इसको छापा, लेकिन उसमें अहमद पटेल का कहीं जिक्र नहीं। इसी ग्रुप का आप द हिंदू देख लीजिए, आप न्यूज चैनल्स देखिए, आपको क्या आज तक पे ये रिपोर्ट दिखी है? आप देखेंगे आज तक अभी चला रहा है अरबाज खान की बीवी का तलाक इसी वजह से हुआ। आप आज तक में ये रिपोर्ट नहीं दिखेंगे आपको, अभी अब यहाँ है एनडीटीवी पे आपको ये रिपोर्ट नहीं दिखेगी। आपको ये जो है आईबीएन ग्रुप है उस पर रिपोर्ट नहीं दिख रही है मुझे। तो जो आपको अब कम से कम मैं चाह रहा हूं जनता अपनी आंख खोले और वो देखे कि कौन सा मीडिया हाउस किस तरफ खड़ा है। मीडिया कोई निष्पक्ष नहीं है, सब धंधेबाज हैं, कंपनियां चला रहे हैं, कॉर्पोरेट कंपनी चला रहे हैं। इसलिए इसका जो तरीका आपको बताऊं कि इसमें आंध्रा बैंक को लूटा गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने अभी कहा था लोकसभा में, इस देश का सबसे बड़ा घोटाला एनपीए घोटाला है। जो पीएसयू है, जो सरकारी बैंक है, इसको यूपीए सरकार ने 4 से 14 के बीच गाय की तरह उसका दूहा है उसको, और अपने जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट और कॉर्पोरेट जो उसके हितैषी थे उनको उन्होंने लोन दिलवाया। विजय माल्या को लोन देने के लिए डायरेक्ट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह फोन और चिट्ठी कर रहे थे। और इसमें जो संदेशरा ग्रुप है, स्टर्लिंग बायोटेक और संदेशरा ग्रुप की कंपनी है, उसको लोन दिलाने के लिए अहमद पटेल ने काम किया है। 5,000 करोड़ आंध्रा बैंक का लूटा गया। और इसमें आया है कि जब अधिक रिश्वत दिया गया है, इसमें से रिश्वत का 1 करोड़ रकम इरफान भाई अर्थात अहमद पटेल के दामाद के पास भी पहुंचा है लोन दिलाने के एवज में वहां जो है। और सिर्फ यही नहीं, दिल्ली का एक प्रॉपर्टी डीलर है गगन नारंग, पहले छोटा सा प्रॉपर्टी डीलर होता था, अहमद पटेल के राइट हैंड बनने के बाद से वो बिजनेस टाइकून बन गया, वो भी इस लोन लूट में शामिल है। वो जबकि उसको तो गिरफ्तार भी किया गया है। और आप देखिएगा इसमें कि कम से कम 5,383 करोड़ रुपए आंध्रा बैंक का लूटा गया है। आंध्रा बैंक के जो डायरेक्टर हैं इसमें वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं, पूर्व डायरेक्टर जो हैं जिसमें वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। ये आप देखेंगे कि इस चीज को डाइवर्ट करने के लिए इन लोगों ने, और ये जो 5,000 का लूटा गया है ये 2008 से 10 के बीच में लूटा गया है, जब सोनिया गांधी की सरकार थी और जब अहमद पटेल सबसे पावरफुल व्यक्ति थे। 2008 से 10 के बीच लूटा गया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि ये जो कंपनी है ये कहां कहां काम, वो मतलब आपको बताऊं किसकी क्षेत्र में, तेल, एनर्जी, पोर्ट, सेज, कोल माइनिंग, ये कहां कहां ये काम कर रही थी, आप इसको देखेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो एनपीए आप देखेंगे माल्या का हो, नीरव मोदी के साथ होटल में राहुल के रिश्ते समझ में आते हैं। नीरव मोदी करोड़ों के अरबों का करोड़ लाखों का जो हीरे का गिफ्ट देता अभिषेक मनु सिंघवी की बीवी को। अभिषेक मनु सिंघवी की बीवी का रिश्ता समझ में आता है, उसमें डायरेक्टर या कुछ है उसमें, उसके अभिषेक मनु की सिंघवी का नाम आया कि उसके प्रॉपर्टी में किराया दे रहा था नीरव मोदी। विजय माल्या स्पेशल, वो भी चिट्ठी आ गई कि उसके फ्लाइट में एक स्पेशल सोनिया गांधी के लिए स्पेशल अरेंजमेंट होता था, वो भी फ्री यात्रा होती थी। और स्टरलाइट में आप देखिए कि अहमद पटेल के ये पूरी कांग्रेस ने कॉर्पोरेट के साथ मिलकर देश को लूट लिया। 52 लाख करोड़ के करीब आसपास बैठता है एनपीए जो है। और ये सवाल कर रहे थे सूट बूट की सरकार,
नरेंद्र मोदी से, छोटा मोदी बड़ा मोदी, आपको याद होगा राहुल गांधी के जो जुमले होते थे। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात आई है, क्या आई है कि इनका जो बेटा है, इसमें एक्स डायरेक्टर अनूप गर्ग गिरफ्तार हुआ है आंध्रा बैंक का, आपको मैंने बताया ही है। कल जो ईडी ने छापा मारा है उसमें स्टर्लिंग बायोटेक कंपनी है, उसका प्रीमाइसेस करीब 4000 एकड़ का वो किया गया है। नरेंद्र मोदी सरकार पर ये नहीं कह सकते कि हमारा बदला लिया गया है, क्योंकि जो पहला एफआईआर है वो 2011 में दर्ज हुआ, लेकिन जब आईटी अधिकारी सीबीआई के लोग जब छापा मारने पहुंचे तो एक फोन कॉल गया और वहां से सारे लोग लौट गए। उसी में जो डायरीज मिली और सब मिला, उसके आधार पर जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसमें ही अहमद पटेल के दामाद का नाम आया है। और इसमें कहा जाता है कि जो अहमद पटेल का जो उसमें इस कंपनी में एक और था, यादव है, नीरव उनका नाम है, इसी इनके संदेशरा ग्रुप में वो है मिस्टर सुनील यादव। सुनील यादव का पूरा बयान है, वो उसने ये कहा है पूरा बयान में, कर्मचारी रहे हैं और सारी चीजों को बहुत ब्यौरे से वो कह रहा है सुनील यादव जो है कैरीज बैग ऑफ कैश ऑन टू सोनिया गांधी क्लोजेस्ट एट अहमद पटेल सन इन लॉ हाउस। ये पैसे पहुंचाने का काम करता था, हैंडलर था, और कैश वाज पेड बोथ सन एंड सन इन लॉ ऑफ पटेल, अहमद पटेल के बेटे और बेटे के जो ये दोनों वसूली का धंधा करते थे, साफ साफ उसमें कह रहा है। और कहा गया कि चूंकि इसमें देखिए पटेल एज ए क्विड प्रो को फॉर ग्रांट ऑफ लोन फ्रॉम पब्लिक सेक्टर बैंक टू टाई नाउ डिफॉल्ट स्टर्लिंग बायोटेक, ये जो लोन दिलवाया उसके एवज में कैश रिश्वत जो है अहमद पटेल का बेटा और उसका दामाद ले रहे थे। ये एफआईआर में है, ये हम अपने मन से कोई आरोप भी नहीं लगा रहे, एफआईआर में है। और उसी के एवज में इन तक पैसे पहुंचाए जाते थे। अहमद पटेल का जो मकान है मडर क्रिसेंट रोड पे दिल्ली में, वो इस कंपनी का उसको आप कहिए मेन ऑफिस, आप उसको कहिए, इनका जो है इसमें लिखा हुआ है पटेल रेसिडेंस 23 मडर क्रिसेंट रोड, पटेल रेसिडेंट वुड बी डिस्क्राइब्ड एज हेडक्वार्टर 23। हेडक्वार्टर 23 है वो, और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जब ये पैसे देते थे रात वहां, तो फैजल पटेल जो है वो जूनियर 1 था, और उसका जो दामाद है सिद्दीकी वो जूनियर 2 था, और सीनियर हो गया अहमद पटेल। अहमद का जूनियर 1 उसका बेटा, और अहमद का जूनियर 2 उसका दामाद। इस तरह से इस कंपनी ने बसंत बिहार में एक प्रॉपर्टी भी ली, उस प्रॉपर्टी पर इरफान सिद्दीकी, इरफान भाई का कब्जा हो गया। कब्जा मतलब वो उसके लिए ही ली, उसको रिश्वत ही दी गई। तो आंध्रा बैंक लूट कर, सरकारी बैंक, पब्लिक सेक्टर की बैंक को लूट कर अहमद पटेल एंड उसकी फैमिली ने एक संदेशरा ग्रुप, बायोटेक ग्रुप, जो स्टर्लिंग बायोटेक कंपनी है संदेशरा ग्रुप का, उसको पूरा फायदा पहुंचाया। उस ग्रुप में इनके बेटे और दामाद इन्वॉल्व थे। पूरी से इसमें मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला और बैंक लूट का पूरा एफआईआर दर्ज है। अब सवाल उठता है कि क्या ये सरकार अहमद पटेल के बेटे और दामाद को उठा पाएगी? क्योंकि सवाल अब सबके मन में है। हाँ, आप क्योंकि ये केस तो पिछले अगस्त से चल रहा है और उससे देखा जाए तो 2011 से चल रहा है। तो अब सवाल उठता है कि क्या यह सरकार इतने सबूत होने के बावजूद इनके बेटे और दामाद को उठाएगी? ये जो प्रॉपर्टी जब्त हुआ है ये तो ठीक है, उस प्रॉपर्टी को बेच के आंध्रा का लोन चुक जाएगा, लेकिन ये जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और ये जो हवाला मनी है, जो ब्लैक, और पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा का ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है ब्लैक मनी के खिलाफ, क्या इन ब्लैक मनी के जो किंग पिन है, जो पहली बार पकड़ में आएंगे, आ गए हैं, ये कब जेल में जाएंगे? जनता कल भी हम पूछ रही थी, आज भी पूछ रही है। ये पूरा एक नेक्सस है कि पैसे का रूट कैसे होता था। एक कंपनी है, मैं मोटा मोटा समझा देता हूँ, कंपनी है, उस कंपनी के जो डायरेक्टर वो है वो अहमद पटेल के बहुत क्लोज हैं, अहमद पटेल सरकार चला रहे हैं। अब उस कंपनी से सारे लेन देन हो रहे हैं इनके। इस कंपनी
आंध्रा बैंक से इनको 5,000 करोड़ का लोन दिलवाया गया है। इस लोन के एवज में अहमद पटेल के बेटे और दामाद को रिश्वत में कैश में मनी दिया जा रहा है, उनको संपत्ति दिया जा रहा है, कई अधिकारियों के बेटे को नौकरियां दी जा रही है, जमीनें दी जा रही है। ये प्रॉपर्टी इटली और यूएई तक फैला हुआ है। तो अब ये सरकार, क्योंकि जनता अब तो कार्रवाई चाहती है, आपको सत्ता इसीलिए दिया था कि आप कार्रवाई करेंगे, और पीएम ने खुद कहा कि एनपीए घोटाला सबसे बड़ा घोटाला है। तो प्रॉपर्टी जब्त बहुत अच्छी बात है, जो लोग भागे उनको लाने के लिए भी कानून, और अभी बैंक्रप्सी लॉ तो बहुत 84,000 करोड़ रुपए आया है देश में, जिन कॉर्पोरेट कंपनियों ने लूट रखा था उससे। सवाल यही है कि ये दोनों कब जेल जाते हैं। ये जो है ब्लैक मनी का पूरा रैकेट। लेकिन मुझे एक शक है कि चिदम्बरम, आप देख रहे हैं कि उनको जब हाथ डालने सीबीआई जाती है, बैंक से वो कोर्ट से जाके वो जमानत ले आते हैं। आज तक तीस्ता सी तलवार कोर्ट से ही जमानत ले आती है। ये तो अहमद पटेल है। इसलिए अभी भी शायद कोर्ट ब्यूरोक्रेसी, आप समझ रहे हैं, एक लंबी यात्रा है, लेकिन कम से कम पहली बार जनता की नजर में तो आ ही गया है कि अहमद पटेल की फैमिली काला कारोबार करती थी। जी, अहमद पटेल का 4700 करोड़ का भ्रष्टाचार उजागर हो चुका है। उनके सहयोगी कंपनी का सहयोगी जो है बेटे और दामाद जिसमें इन्वॉल्व है, उनके वो आ चुके हैं सामने और सबूत पुख्ता हैं। आगे क्या होता है ये अभी थोड़ा इंतजार का विषय है कि अगला स्टेप केंद्र सरकार क्या लेती है इस पर। संदीप देव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सारी जानकारी के लिए। हमें इंडिया स्पीक्स डेली के अपडेटेड वीडियोस देखने के लिए अगर आपको इंतजार रहता है तो YouTube पर जाइए, सब्सक्राइब पर क्लिक करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए और अपडेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। फिलहाल इंडिया स्पीक्स डेली में इतना ही। मनीषा को इजाजत दीजिए।